बात करेंगे अहमदाबाद के विमान हादसे के बारे में। दरअसल कल अहमदाबाद एयर इंडिया का बोइंग 787 विमान हादसे का शिकार हो गया था और विमान में सवार 242 में से 241 लोगों के हादसे में दर्दनाक मौत हुई। इस विमान की चपेट में आने से 24 लोगों की भी दर्दनाक मौत हुई। कहने को एयर इंडिया का विमान दुनिया का सबसे हाईटेक विमान था। ड्रीम लाइनर को सपनों का विमान कहा जाता है और ड्रीम लाइनर विमान की लंदन उड़ान के दौरान कोई बेटी से मिलने के लिए जा रहा था तो वहीं कोई बसने के लिए अपने सपने संजोए हुए जा रहा था, लेकिन एयर इंडिया के इस विमान ने कई लोगों का ड्रीम चकनाचूर कर दिया। महज 59 सेकंड में तबाही का एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिससे हर किसी की रूह कांप गई। उड़ान भरने के महज 30 सेकंड में विमान नीचे आने लगा और ठीक 59 सेकंड में जोरदार धमाका हुआ। पल भर में हर ओर धुएं का गुबार भी देखने को मिला। विमान के परखच्चे उड़ गए थे, शव शत विक्षिप्त हो गया था। विमान जिस मेडिकल कॉलेज की छत पर गिरा उसकी चपेट में कई जूनियर डॉक्टर भी आए। हालांकि उनके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल या औपचारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कौतूहल का विषय और मुद्दा रमेश विश्वास कुमार बने हुए हैं। दरअसल रमेश एकमात्र ऐसे व्यक्ति, एकमात्र ऐसे शख्स है जो हादसे में जिंदा बच गए। दरअसल इनका सीट नंबर 11A था जो कि इमरजेंसी गेट के बिल्कुल पास थी। रमेश विश्वास भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं जिन्होंने एयर इंडिया के उसी प्लेन से अहमदाबाद से लंदन तक के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन उनका जिंदा बचना किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। सब यही कह रहे हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। आखिर कैसे उनकी जान बची, कैसे महज 59 सेकंड में प्लेन हादसे का शिकार हो गई, कैसे पल भर में सैकड़ों जिंदगी खत्म हो गई, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे दो खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ हैं आरसी वाजपेयी जो कि पूर्व एयर मार्शल हैं और कैप्टन SS पनेसर जो कि पूर्व फ्लाइट सेफ्टी निदेशक है। दोनों खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उनसे हम चर्चा करेंगे। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान को दुनिया का सबसे एडवांस्ड और सुरक्षित विमान माना जाता है, लेकिन इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ, क्यों यह हादसे का शिकार हुआ। लेकिन ये आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरें हैं दिल दहला देने वाली। तो ये जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं, उस दरमियान की तस्वीरें हैं। हालांकि आज की बात करें तो सुप्रिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे भी हैं बाकायदा विदाउट डिस्टर्बेंस। अगर उनके सामने भी अगर घायलों को स्ट्रेचर के माध्यम से ले जाया जा रहा था तो उन्होंने विदाउट किसी हलचल या फिर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस वो वहां से एक शांत माहौल के साथ गुजरे ताकि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, किसी को परेशानी ना हो। इसका पूरा ध्यान और वो संजीदगी और वो संवेदनशीलता जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाल में, उनके हावभाव में भी नजर आई। बिल्कुल मनीषा, क्योंकि अब ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। तमाम दुनिया भर की नजर जो है वो लगातार इस दर्दनाक हादसे पर बनी हुई है। इसी कड़ी में जो ग्राउंड जीरो पर अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। तो देखिए बोइंग 787 विमान जो है वो एक बड़ा विमान माना जाता है। जब हम ड्रीम लाइनर की बात करते हैं तो ये दुनिया का सबसे ज्यादा एक स्ट्रॉन्गेस्ट विमान भी माना जाता है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूर्व एयर मार्शल आरसी वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं। आरसी वाजपेयी जी, आप ये कल से तस्वीरें भी देख रहे होंगे जो कि आपके दिल को भी कचोट रही होंगी और दुख बहुत ज्यादा होता है जब आप ये समझते हैं और जब आपकी जानकारी में आता है कि वो विमान जिसमें 242 लोग थे, चमत्कारी रूप से उस वक्त एक शख्स की जान बची, बाकी सब झुलस गए, सबकी मौत हो गई। आरसी वाजपेयी जी, आवाज मिल रही है आप तक? कल की घटना बहुत ही दुखद और हृदय विदारक रही है। हमारी संवेदना उन सभी पीड़ितों के साथ है जो इस दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठे। कारण बहुत हैं, परंतु सही पता तभी लग पाएगा जब हमें इसका CVR और FDR मिलेगा, यानी ब्लैक बॉक्स
और जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, जब वो दोनों मिल जाएंगे तब उसका पता लगेगा कि क्या कारण है। अनुमान बहुत लगाते हैं, ये सब कंजेक्चर्स हैं, गेस वर्क है, परंतु इतना निश्चित है कि जहाज जैसे ही एयरबॉर्न हुआ उसका उसने मेडे किया। इसके माने उस जहाज को लिफ्ट नहीं मिल रही थी और कारण क्यों मतलब उसको लिफ्ट नहीं मिल रही थी, या उसने पहले ही मतलब फुल थ्रस्ट टेस्ट किए ही टेक ऑफ कर लिया, या बीच में जब टेक ऑफ कर चुका उसके पश्चात उसके इंजन में कोई ख़राबी आई, उसके बाद उसने कोई भी संपर्क नहीं किया ATC से। तो इतना तो पता है कि हाँ, हमें लिफ्ट नहीं मिली इस जहाज़ को और इस कारण से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, क्योंकि आगे वो जा कर के टकरा गया बिल्डिंग से जहाँ पर हमारे वो विद्यार्थी थे इसके मेडिकल कॉलेज वाले, और उनकी भी कुछ दर्दनाक मृत्यु हो गई है। यद्यपि उसकी पुष्टि नहीं हुई है, पर जो भी कारण रहा हो, ये घटना जो है बड़ी ही मार्मिक है और बड़ी हृदय विदारक है। अब कई कारण हो सकते हैं, यहाँ तक कि लोग सैबोटाज की भी बात करते हैं। इसके अलावा थ्रस्ट क्यों नहीं मिला उसको, दोनों इंजन बंद हो गए, उसके बाद के कम्युनिकेशन का चूँकि समय ही नहीं था पायलट के पास, उसके तुरंत पश्चात ही घटना घट गई, तो पायलट को इतना तो पता लग गया था कि उसके अलावा अब क्रैश के अलावा कोई और चारा नहीं है, क्योंकि जितना समय दोनों के बीच में मेडे और उसकी जो टकराया है बिल्डिंग से बहुत कम समय था, तो जान गया था कि हाँ अब हमारी एयरक्राफ्ट जो है ऊपर नहीं जा पाएगी, इसको क्लियर नहीं कर पाएगी और ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया है जी। तो इस प्रकार से तमाम कारण हो सकते हैं। पक्षी आ सकता है इंजन में, उस कारण भी उसकी लिफ्ट नहीं मिल रही है। जो भी कारण रहे हों, ये तभी पता लगेगा। तो इस प्रकार से वाजपेयी जी, कारण क्या कुछ है वो फिलहाल यहाँ पर जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन जैसे आप पूर्व एयर मार्शल रह चुके हैं, आपसे यहाँ पर हम पायलट की भूमिका को थोड़ा समझना चाहेंगे। जिस तरह से अब कॉन्फ़िगरेशन एरर की बात निकल करके सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने भी बोला थ्रस्ट भी एक रीजन यहाँ पर हो सकता है। पायलट की भूमिका की अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या पायलट यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग कराने का क्या उसको समय मिल सकता था, उनकी भूमिका को जरा समझाएं। उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराने का या शहर से बाहर जहाज़ को ले जाने का समय नहीं था। समय बहुत कम था, उसको समय ही नहीं मिला, बल्कि क्योंकि जब उसने मेडे में ट्रांसमिट किया है और उसके पश्चात ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, तो उसके न तो कोई कंट्रोल फंक्शनल थे, नहीं तो उसको ऊपर उठाने की कोशिश करता वो। तो जब उसको कंट्रोल नहीं फंक्शन कर रहे हैं, क्या कारण है कंट्रोल उसके फंक्शन नहीं कर रहे थे लिफ्ट वाला, कि या तो मतलब उसके अंदर कोई ख़राबी आ गई है लिफ्ट वाले में कि आगे उठ ही नहीं रहा था वो, या इंजन बंद हो गए हैं, जो भी कारण रहा हो, बाहर नहीं ले जा पाया। समय इतना कम था कि इसका कोई जो दूसरा ये इमरजेंसी के जरिए बाहर कहीं लैंड करते, जैसे हम लोग करते हैं अपने एयरफोर्स वाले जहाज कोशिशें करते हैं। अभी हमारा एक जगुआर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, पायलट ने बड़ी कोशिश की उसको बाहर ले जाने के लिए शहर से, और वो ले गया उसको, परंतु उसने अपनी जान गंवा दी, क्योंकि उसके पास विजिट करने का इतना समय नहीं था, न ही इतनी हाइट थी, और वो क्रैश कर गया जहाज के साथ। मगर यहाँ पर उसके पास इतना न समय था और न ही मतलब वो लोग विजिट करते हैं, वो जहाज के साथ इमरजेंसी लैंडिंग करने का प्रयास करते हैं, सिविल वाले भी, ऐसी बात नहीं है, मगर उसके पास समय इतना नहीं था, रिएक्शन टाइम बहुत कम था, और वो उसके लिए उसके पास कोई और चारा नहीं था कि एक्सेप्ट वो क्रैश कर जाए वहीं पर। बिल्कुल। और सर, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि जब हम टेक ऑफ कर रहे होते हैं, जब हम टेक ऑफ करते हैं तो उस वक्त पायलट पूरी संभावित ही प्रयास करता है कि उसके साथ तीन बड़ी चीजें ना हो, या तो थर्स्ट ना हो, या फिर उसके बाद बर्ड हिट ना हो, या फिर अगर टेक ऑफ कर रहा है। लेकिन अब ऐसे में एक जरूरी सूचना जो यहाँ पर मिलती नजर आती है वो ये है कि कोशिश उस दरमियान की थी पायलट की ओर से, को पायलट की ओर से भी, कि वो जो एक कंट्रोल रूम है वहां तक वो उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया।
तो ये एक बहुत बड़ी वजह है, या फिर यहाँ पर भी एक लूप होल आप देख रहे हैं कि वहां से जवाब नहीं आया, या फिर वहां से कुछ संभावना नजर आती है कि हो सकता था कि ये विमान हादसा जो था वो टल सकता था अगर रैपिड रिएक्शन लिया जाता या रैपिड रिस्पॉन्स की अगर बात कही जाती तो? एक बार जहाज को क्लियरेंस जब मिल जाती है तो जहाज वो टैक्सी करने के बाद जब रनवे पर आ जाता है और वो टेक ऑफ करने के प्रयास करता है तो एक बार वो एयरबॉर्न हो गया, फिर उसके पश्चात जहाज को कांटेक्ट करना पड़ता है एटीसी को कि हाँ हम अब एयरबॉर्न हो गए हैं, और कुछ समय के पश्चात उसे फिर कांटेक्ट करना पड़ता है। मगर रिएक्शन टाइम बिल्कुल नहीं था उसके पास, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये टेक ऑफ करने के बाद ही क्रैश हुआ है, तो वो केवल ट्रांसमिट कर पाया मेडे 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 और क्रैश कर गया। अगर शायद थोड़ा समय होता तो, और ये भी नहीं पता है कि एटीसी ने कोशिश की कि नहीं की, और अगर की भी होगी क्योंकि उसके पश्चात जहाज जब एक बार एयरबॉर्न हो गया है और उसने मेडे ट्रांसमिट कर दिया है और उसके पश्चात कोई रिएक्शन टाइम नहीं था उसके पास, और न ही पता है कि उसके कोई इंस्ट्रूमेंट फंक्शन कर रहे थे कॉकपिट वाले, या उसको कम्युनिकेशन कोई मिला कि नहीं मिला, और मिलता भी तो उसका ये कोई चारा नहीं था बचने का। हाँ। बिल्कुल, तो वाजपेयी जी यहाँ पर ये कहना भी गलत नहीं होगा, चाहे वो एटीसी और टीम की इसीलिए तरफ से लापरवाही हो जहाँ पर इस तरह या फिर पायलट की तरफ से लापरवाही हो, क्योंकि आमतौर पर जो मेन रीजन वो यही होते हैं। मौसम की क्लियरेंस एक रीजन होता है, क्लियर आपको रनवे मिला है या नहीं मिला है वो एक रीजन होता है क्रैश का। लेकिन यहां पर अगर हम वो तमाम मुद्दे उठा करके देखें तो रनवे भी क्लियर था, मौसम भी साफ था, तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही जो है वो अहम मुद्दा यहां पर, वो अहम रीजन जो है वो यहां पर इस तस्वीरों को देख करके निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन सुप्रिया देखिए, अगर मैं वाजपेयी जी के पास आऊंगी इस सवाल के बाद, लेकिन सुप्रिया जी, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील समय हो जाता है जब हम लापरवाही की बात नहीं कह सकते, क्योंकि क्लियरेंस एक बार मिला है, और अगर क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बाद अगर टेक ऑफ कर रहा है तो यहाँ पर अगर हम लापरवाही की बात करें या फिर वो रैपिड रिस्पॉन्स की बात करें, जैसा कि अभी वाजपेयी जी लगातार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन काफी महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है सुप्रिया कि उस वक्त क्या परिदृश्य रहा होगा, क्या क्योंकि टाइमिंग्स नहीं रहती हैं। हाँ। जब आप बात करते हैं उस रिएक्शन की या रैपिड रिस्पांस की, तो उस वक्त जैसा कि वाजपेयी जी ने भी बताया कि उस समय नहीं था, वरना तो वो एक्सपीरियंस्ड पायलट है ही। लेकिन वाजपेयी जी इस बीच ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने ये भी जैसे जैसे डेवलपमेंट्स इस खबर पर हुए, ये पहले से ही कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट था, जो जब ये दिल्ली से अहमदाबाद के लिए फ्लाइट आई थी, बोइंग विमान जब आया था तब भी इसमें कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट था। जब हम बात करते हैं इसके ना बटन्स इसके चल रहे थे, ना इसमें लाइटिंग्स चल रही थी, ना इसमें स्क्रीन्स वर्क कर रही थी, तो वो टेक्निकल फॉल्ट तो था ही। उसके बाद वो 2 घंटे वहां पर रुकता है, उसके बाद वो टेक ऑफ करता है, तो क्या टेक्निकल फॉल्ट को हमने नजरअंदाज किया, ये माना जा सकता है? टेक्निकल फॉल्ट जो, अब जैसे कॉकपिट में अगर आपके पास 2 डिवाइसेज हैं कम्युनिकेशन की, एक अगर काम नहीं भी कर रही है तो दूसरा काम करता रहेगा, मगर इंजन के साथ इस तरह का कोई समझौता संभव नहीं है, क्योंकि जब तक दोनों इंजन फंक्शन नहीं होंगे टेक ऑफ का करते समय, तब तक वो टेक ऑफ नहीं करेगा। वैसे इस एयरक्राफ्ट की एक विशेषता ये है कि वो एक सिंगल इंजन पर ही टेक ऑफ कर सकता है इमरजेंसी में, अगर उसके पास समय नहीं है जहाज को रोकने का, तो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करके फिर लैंड कर सकता है थोड़े समय पश्चात, अगर फ्यूल को ड्रॉप करने के बाद, क्योंकि जब लैंड करेगा तो उसके लिए एक स्पीड होती है, वजन होता है, इतना नहीं कि मतलब फुल लोड के साथ में वो फ्यूल के साथ में लैंड कर सके। खैर वो अवस्था तो नहीं आ पाई, क्योंकि उसको जब एक बार क्लियरेंस मिल गई है तो एटीसी को दोष देना ज़रा समझ में नहीं आता है, क्योंकि एक बार उसने क्लियर कर दिया कि आप टेक ऑफ के लिए क्लियर हैं, तभी वो इंजन स्टार्ट मतलब फाइनल पावर देता है, ऐसे नहीं टेक ऑफ कर सकता वो। एक बार टेक ऑफ कर गया वो, तो खाली वो लोग दूर से देखते रहते हैं कि हाँ उसके अंदर कैरेज ऊपर हुई कि नहीं हुई एटीसी से, तो वो तो पता कर लाया जा सकता है कि हाँ कितने अलर्ट थे वो लोग। अलर्ट रहना ज़रूरी है, और होंगे, क्यों जब अगर क्लियरेंस उन्होंने दी है तो अलर्ट तो है ही है वो। और उसके पश्चात जब वो एयरबॉर्न हो गया है, उसके तुरंत पश्चात ही उसने क्या नाम मैसेज भेजा है मेडे वाला, तो जितनी घटनाक्रम जो बताया जा रहा है उससे ये लग रहा है कि उसे एक्शन टाइम बहुत कम था, उसके पास इतना समय नहीं था कि कोई मैनेवर कर सके या उस बिल्डिंग से हटा सके अपने को, तो सारे कंट्रोल निश्चित है उसके, और न उसमें इतनी पावर थी कि वो
और थोड़ा ऊंचा जा सके, क्योंकि हर वाजपेयी जी- पायलट कोशिश करता है क्लियर करने की, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन सामने हो, मगर जब वाजपेयी जी, आपसे अब यहाँ पर ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से सभी की नजर जो है, जांच टीम हो, आम लोग हो, सभी की नजर ब्लैक बॉक्स पर अब टिकी हुई है, तो उसको डीकोड करने में आखिर अब कितना समय और लगता है? अब उसमें थोड़ा समय तो लगेगा, क्योंकि बोइंग वाले इसको चेक करेंगे जी। बोइंग वाली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये बाहर भेजा जाएगा और वो अब पहुंच भी गया होगा अब तक वो, जी। और वो मिल गया था जो खबर है कि बोइंग का ये भेजा जा चुका है, ऐसा कुछ इसका संदेश है। तो अगर वहाँ पर सारे ऑटोमेटिक डिकोड करते रहते हैं बराबर, वो उसको फीड करते हैं, एक मिल्किंग उनके पास इक्विपमेंट होता है कि इसको कनेक्ट करने के पश्चात सारे पैरामीटर्स जो हैं, चाहे वो कंट्रोल के फंक्शन हो, चाहे इंजन का फंक्शन हो, चाहे कम्युनिकेशन का हो, ये सारे जितने फंक्शन हैं और उनकी क्या पोजीशन थी उसकी रडर की, क्या पोजीशन थी एलेरॉन की, ये सारी इसकी जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी डिकोड करके उसको एक ग्राफ बना करके पूरी उसको डिकोड करते हैं और फिर एनालाइज करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, कि ऐसा क्यों हुआ। इसी तरह से आप देखेंगे बार बार आपकी लोग कहते हैं कि हाँ ब्लैक बॉक्स मिल जाए, उसके पश्चात कारणों का पता लगेगा। जी। अच्छा वाजपेयी जी, क्योंकि हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद प्रतीक्षा करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमें उसका इंतजार अभी होगा और सबको, वो पूरे देश को इंतजार है कि आखिरकार वो जांच का विषय है, जांच में क्या निकलकर सामने आता है, क्या फॉल्ट है, क्या कारण रहा, वो सबके जहन में एक सवाल बड़ा बना हुआ है। लेकिन इसी तरह जब हम सरकार के इसमें रोल की बात करते हैं या इंटरफेरेंस की बात करते हैं, क्या आपको ये नहीं लगता कि अब सरकार को सीधा इंटरफेरेंस करना चाहिए? हालांकि बोइंग एक बड़ी कंपनी है, एक विमानन कंपनी, अमेरिकी कंपनी है, लेकिन अब ऐसे में क्या इंडियन गवर्नमेंट का कोई रोल इसमें आ सकता है? क्या कोई इंटरफेरेंस इसमें आ सकता है? इनिशिएटिव क्या लिया जा सकता है ताकि आगे कम से कम हम संभल सके? देखिए, हमारी जो कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन है DGCA, मेरा एक मानना है कि वहाँ पर हमें एक प्रोफेशनल जो है ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें प्रोफेशनल्स को ही पोस्ट करना चाहिए, जिन्हें इसका पूरा ज्ञान हो। समय समय पर जो इसकी फ्लाइट सेफ्टी के मुद्दे हैं उन पर चर्चा करनी चाहिए, उन पर उसका निवारण करना चाहिए एनालाइज करने के पश्चात। तो वो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, वो इससे हट करके है इस कारणों से। बाकी ये है कि जो जितनी संस्थाएं हैं वहाँ पर जब तक प्रोफेशनल्स नहीं होंगे तब तक घटनाएं घटती रहेंगी और उनका निवारण ज़रा मुश्किल से होता है। बाकी ये दुर्घटना जो घटी है इसके कारण पता लगेंगे तभी उसका निवारण हो सकता है। बाकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो हमारा मानना ये है कि वहाँ पर प्रोफेशनल्स को पोस्ट किया जाए। और इसके अलावा जहाँ तक सवाल रहा पायलट के टेस्ट का, उसकी क्षमता का, वो मेडिकल टेस्ट बराबर होते रहते हैं, तमाम प्रोसीजर्स हैं। और यहाँ तक कि टेक ऑफ के पहले डॉक्टर होता है, उसके थ्रू इनको निकलना पड़ता है, वो थ्रू बाईपास नहीं कर सकते हैं। जब तक मेडिकल डॉक्टर वहाँ का क्लियर नहीं करेगा इनको तब तक नहीं होगा। और लंबी दूरी की जो फ्लाइट होती है उसमें डबल हमारे क्रू होता है, तो कोई फटीग की भी बात नहीं है। और दूसरी ये कि ये बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं जिनके फ्लाइंग आवर्स होते हैं। अब अगर उनका 8 घंटे का फ्लाइंग टाइम है तो 8 घंटे के बाद वो फ्लाइट नहीं करेंगे। हम देख चुके हैं, एक बार हम रोम से निकल रहे थे लंदन के लिए, तो रोम में फ्लाइट चेंज करनी थी और ATC बार बार कह रहा था एयरक्राफ्ट को जिसमें बैठे थे लंदन जाने के लिए कि आप टेक ऑफ कर दो 6 बजे, नहीं तो हम फिर स्ट्राइक पर चले जाएंगे। और श्योर इनफ ये हमारा पायलट जो था वहाँ से स्टार्ट नहीं कर पाया अपने एयरक्राफ्ट को, टैक्सी ट्रैक पे ही खड़ा रहा और उन्होंने ATC डिक्लेयर कर दिया कि हाँ हम वी आर ऑन स्ट्राइक और अगर जाना चाहो तो अपनी रिस्क पर जाओ, मगर कोई भी पायलट अपनी रिस्क पर नहीं टेक ऑफ कर पाएगा। और वो फ्लाइट वहीं कैंसिल कर दी गई। 8 घंटे के बाद जब दूसरा क्रू आया लंदन से तब वो फ्लाइट टेक ऑफ कर पाई। तो ये कह देना कि उनको रिस्क नहीं मिलता है या उनका मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं है या उनकी फिजिकल फिटनेस नहीं है, तो जहाँ तक और उनकी ट्रेनिंग भी इतनी रिगरस होती है, इतना आसान नहीं है। मगर घटना घटती है तो तमाम कारण हो जाते हैं उसके लिए। तो ऐसा कोई
कारण जितने हो सकते थे संभव, उन पर तो आप नज़र डाल सकती हैं कि कितना घंटे चल चुका था, वो कहाँ से आया था, बॉम्बे से बैठा होगा क्रू, ऐसी मतलब संभावना है, क्योंकि पहले से नहीं आएगा, नहीं तो फिर बदल जाएगा अगर होगा, या अगर उसके पास इतने डबल है का नाम क्रू मेंबर्स की स्ट्रेंथ इतनी है तो वहाँ से भी जा सकता है। और तो इस तरह से ये कोई कारण नहीं हो सकते हैं कि वो पायलट फिट नहीं थे, क्रू नहीं फिट था, सब क्रू फिट थे और वो भी थे, नहीं तो क्लियर न किए जाते वो लोग, क्योंकि एक चीज जो है अभी वही जांच का विषय बना हुआ है, ये सब ऑफिशियल स्टेटमेंट आनी बाकी है, तभी ये फुल एंड फाइनल हो पाएगा कि आखिर क्या कुछ कारण थे जिसकी वजह से ये बड़ा विमान हादसा हुआ है। वाजपेयी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से भी आपने डीजीसीए जांच टीम की बात करी, तो उसकी क्या कुछ भूमिका रहती है जब इस तरह के कोई हादसे हो जाते हैं, तो उसकी पहले और बाद की क्या कुछ भूमिका रहती है? बहुत बड़ी भूमिका रहती है उसकी, कारणों का विश्लेषण करना, पता करना किसकी जिम्मेदारी है और उसको उसके खिलाफ कार्रवाई करना। कई बार आप सुन चुके होंगे मीडिया के माध्यम से कि पायलट को डिरोस्टर कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है फ्लाइंग से 6 महीने के लिए, किसी को साल भर के लिए, किसी को 3 महीने के लिए, क्योंकि उसने इस तरह का कोई गलती की है। तो इस प्रकार से डीजीसीए का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी पायलट को क्लियर करने के लिए उसके सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं कि किसने उसको ट्रेनिंग दी है, कितने घंटे उसने ट्रेनिंग की है और उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है। इसका विश्लेषण काफ़ी जोर से किया जाता है, तभी किसी पायलट को क्लियर किया जाता है। हमारा बेटा, हमारा ग्रैंडसन दोनों ही सिविल पायलट हैं और हमारा बेटा पहले नेवी में था, पायलट था, फाइटर पायलट। इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी उसकी भी हुई और समुद्र के ऊपर हुई 100 किलोमीटर बेस से दूर, और उसका इंजन क्रैंक ऑफ कर गया हैरियर का, और हैरियर में सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, उसने भी मेडे ट्रांसमिट किया और एटीसी ने रिस्पॉन्ड भी किया कि हाँ भाई तुम इजेक्ट कर जाओ, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। 100 किलोमीटर दूर बेस से 12,000 किलोमीटर की हाइट पर, 12,000 फीट की हाइट पर और समुद्र के ऊपर, और कोई रास्ता नहीं था। मगर उसने फिर कोशिश की कि शायद मैं जहाज़ को बचा लूं और स्वयं भी बचूं, और उसने उसको रिलाइट किया, रिलाइट हो गया उसका, और उसी हाइट पर, उसी लेवल पर, उसी स्पीड पर वो बेस तक पहुंच गया। तब तक वहाँ सारी इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी। यहाँ पर भी जब उसने मेडे डिक्लेयर किया है तो अब हमें नहीं पता है, मगर संभवतः हमारा जो एयरपोर्ट है वो सारा अलर्ट हो गया होगा और सारी जितनी फैसिलिटीज़ हैं और जितना अब उसकी भूमिका होता रहती है ऐसे में, वो सारी पूरी की गई होगी। तो बिल्कुल वाजपेयी जी, बिल्कुल वाजपेयी जी, बिल्कुल। और इसीलिए आपका अनुभव जो है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपने अनुभव के हिसाब से आप बता पाएंगे बेहतर तरीके से, जैसे कि आपने चर्चा भी की है और तमाम पहलुओं पर चर्चा भी की है। आप बने रहिएगा आरसी पाटिल वाजपेयी जी हमारे साथ, और आगे भी आपसे चर्चा जो है वो कंटिन्यू करेंगे।